दोस्तों, प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। और जब हम सोच या विचार शुरू करें कि प्लास्टिक जो है अगर जीवन से हटा दी जाए, हमारे दैनिक जो दिनचर्या जो है उससे अगर हटा दिया जाए तो क्या ही होगा। मतलब आप विचार करिए कि जब सुबह आप उठते हैं तो शायद हाथ में जो टूथब्रश होता है वही भी प्लास्टिक का ही होता है, और उसके बाद जब सोते हैं तब भी ब्रश कर कर ही सोते हैं। तो मुझे लगता है सोने उठने का जो ये चक्र है या जो क्रम है उसमें प्लास्टिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि प्लास्टिक जो है प्लास्टिक को लेकर के जो भ्रांतियां हैं आज समाज में, तो उसको कितना उस पर काम किया गया, कितना उस पर विचार किया जा रहा है, और इस उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, जो संगठन हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं। सरकार हमें दिखता है क्या कर रही है, लेकिन संगठन जो है उनकी भी अपनी गतिविधियां चलती हैं। इंदौर में मेरे साथ संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग बैठे हैं, उद्योगपति हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, आपका क्या परिचय एक बार हो जाए। मैं संजीव सचदेव पॉलीराज पाइप्स को बिलोंग करता हूं और हमारा राऊ में उद्योग है, प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं। प्लास्टिक उद्योग को लेकर के बात शुरू की थी, क्या कहेंगे जो भ्रांतियां अभी तक लोगों के दिमाग में चली आई कि हालांकि ये कहा जाता है कि प्लास्टिक ऐसी चीज़ें जो ना कभी गलता है ना कभी ख़त्म होता है और पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसानदायक है, तो क्या ये अब बदल गई है परिभाषा? क्या इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं, दिख रहे हैं? ये परिभाषा कुछ बदली नहीं है। प्लास्टिक जैसा था 100 साल पुराना वैसा ही है। अब इसमें चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया काफ़ी, पहले इंडिया में 1.5 किलो एक साल में प्लास्टिक यूज़ होता था, अभी 15 किलो एक साल में पर कैपिटा कंजम्पशन हो गया है, जो कि अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। अमेरिका में 105 किलो एक आदमी साल भर में प्लास्टिक यूज़ करता है, अपने इंडिया में 15 किलो करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लास्टिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। तो जो भ्रांतियाँ थी प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक कल्प्रिट है, प्लास्टिक कल्प्रिट नहीं है। प्लास्टिक के इतने एडवांटेजेस हैं, लाइट वेट होता है, कम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, बहुत सेविंग होती है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कंफर्टेबल है। बट एट द सेम टाइम इसको रिसाइकलिंग प्रॉपर करने की ज़रूरत है, या उसका एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक सर्वे हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सिविक सेंस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडियन लोगों में पाया गया है, पर विद इन देयर 4 वॉल्स। आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही झाड़ू पोछा 2 बार लगता है घर में अपने, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं लगता। पर वो कचरा इकट्ठा करके अभी तक ऐसी टेंडेंसी थी कि पड़ोसी के प्लॉट के सामने रख देता था। तो खुद के 4 वॉल्स में तो काफ़ी लोग कंफर्टेबल हैं, बाहर की दुनिया से किसी को मतलब नहीं है। पर अब इंदौर पर्टिकुलर ने ये प्रूव कर दिया कि खुद की अवेयरनेस से और समझ आने से प्लास्टिक को कैसे रिसाइकलिंग किया जाए। नगर निगम ने भी उसको प्रॉफिटेबल मॉडल बना दिया है। पूरा कचरा कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करते हैं प्रॉपर वे में, कोई डंप नहीं करते कहीं पे भी। तो अगर प्रॉपर रिसाइकलिंग का तरीका और सेग्रीगेशन कर लिया जाए, जैसे जो रिसाइकलेबल कचरा है, HD, PP, आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी हो गया पीछे मार्क लगाना कि रिसाइकलिंग है, 3 एरो लगे रहते हैं और ये इस जात का है, 1, 2, 3 HDP है, PP, LD है। तो सब सेग्रीगेट करना अब आसान हो गया, रिसाइकलिंग आसान हो गया। लोगों में अवेयरनेस आनी पड़ेगी, और लोगों को जो भ्रांतियाँ हैं कि गाय खा जाती है पॉलीथीन में, वो अपन लोग रोटी लपेट के पॉलीथीन में देते हैं। गाय की गलती नहीं, गाय नहीं समझती है। तो अपने को प्लास्टिक में नहीं देना है, प्लास्टिक को रिसाइकिल होना है। हर चीज़ को, टिन का भी कचरा है तो उसको रिसाइकिल होना है। उन सब की वैल्यू ऐड हो रही है। इंदौर नगर निगम उससे पैसा कमा रहा है वेस्ट से। तो ये मॉडल पूरे इंडिया में समझ आ रहा है अब धीरे धीरे। मैं दूसरे शहरों में भी गया, वहाँ पे अवेयरनेस आई, पर इंदौर की खास बात ये है कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आ गई है। तो वो प्लास्टिक की भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं। खराब प्लास्टिक के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। मेडिकल लाइफ हो, नई नई चीज़ें आ गई हैं, डिस्पोजेबल सब चीज़ें आ गई हैं, बट उसको फिर यूज़ करने के बाद या तो रीयूज़ करें या फिर उसको रिसाइकिल करें। इसमें सर रिसाइकिल वाला जो विषय है, इस पर मैं आना चाह रहा हूँ। जब हम बात करते हैं प्लास्टिक के जनरेट करने की या उसको प्रोड्यूस करने की, तो वो तो प्रोडक्शन तो हो ही रहा है और उस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं चाहिए। पर जब रिसाइकलिंग की बात आती है तो हम आज उस स्टेज में कहाँ पर हैं और कितना आप इसमें विकास देख रहे हैं? अभी भारत में कितना इसका स्कोप है और किस स्तर पर आज हम विश्व की तुलना में खड़े हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिसाइकलिंग एकदम हॉट टॉपिक है अभी। गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया है, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी प्लास्टिक का पैकिंग मटेरियल बना रहा है, समझ लो लेज़ है, पेप्सी है, उनको अपने वेस्ट को मार्केट से कलेक्ट करने की 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने EPR के तहत।
तो रिसाइकलिंग अब बहुत अच्छा होने लग गया, साइंटिफिक तरीके से होने लग गया। जो रिसाइकलर्स हैं उनको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक परमिशन और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एनओसी, और फिर उसकी वो वॉशिंग लाइन भी डालते हैं, ताकि जैसे दूध की थैली इकट्ठी की कोई ने तो दूध अंदर चिपका रह जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और वो पॉलीथीन को फिर से दाना बनाए तो ख़राब होगा। पर उसकी वॉशिंग लाइन डाल दी है, उसके ग्रेविटी सेपरेटर्स डाल दिए हैं कि अलग अलग ग्रेविटी, अलग अलग डेंसिटी का मटेरियल अलग अलग हो जाए और उसका प्रॉपर वैल्यू मिल पाए। अभी तक ऐसा होता था कि सब कचरा मिक्स होता था और कई तो कचरा जला देते थे लोग, उससे जहरीली गैसें निकलती थी। अब वो लोगों को समझ में आ गया रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट, तो अभी रिलायंस, IOCL जितनी बड़ी कंपनीज हैं पॉलीमर की, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया है। और अब हमको जो एज ए मैन्युफैक्चरर हमको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं किसी भी पार्टी से, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको 10% रिसाइकल्ड ग्रैन्युल्स यूज़ करना कंपलसरी है। तो वो रिसाइकलिंग जो मटेरियल है उसका भी सदुपयोग होता जा रहा है साथ में। ठीक है सर, मैंने एक शब्द अभी सुना था, एग्रीकल्चर, तो मैंने पहले सुना हुआ है कि प्लास्टिक कल्चर क्या चीज़ है, एक नई चीज़ है ये मुझे ख्याल से, और दर्शकों आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है जो सर बताने जा रहे हैं। ये प्लास्टिक कल्चर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो पहले पुराने किसानों के बच्चे खेतों में नहीं आ पा रहे थे मेहनत करके, ये करके। अब नई तकनीक ऐसी आ गई है कि वो नई जनरेशन को भी अट्रैक्ट किया उसने, कि आप ये प्लास्टिक की मल्च फिल्म आई है, उसको लगा दें, ड्रिप इरिगेशन लगा दें, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दें, उससे पानी की भी बचत होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया मल्च फिल्म का, उसमें छेद छेद करके रोपे लगा दे जाते हैं सब्जी के, तो पूरी बाकी मिट्टी पॉलीथीन से कवर हो जाती है, तो वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज भी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब नहीं करती। एट द सेम टाइम उसको 25% पानी देने से ही प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, क्योंकि आजू बाजू खरपतवार नहीं आते, पेस्टिसाइड जितना देते हैं वो सही जगह पे पहुंच जाता है और पैदावार बढ़ती है। तो ये अब हमारे भारत में कितना लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और क्या वाकई में ये सक्सेसफुल होने वाला है आने वाले टाइम में? ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि एक खेत में अगर कोई लगा रहा है और पास वाले खेत में नहीं लगा रहा है, तो आपस में ही उनमें कंपटीशन और जेलसी हो रही है कि इसके खेत में 100 क्विंटल खेती हुई, मेरे में 150 हुई मल्च लगाने से। तो वो इमीडिएटली सीइंग इज़ बिलीविंग, वो देखता है और अडॉप्ट कर रहा है। इसमें अब एक स्टेप और आगे जाके साइंटिस्ट लोग लग गए हैं कि कौन सी फसल के लिए कौन से रंग की मल्च फिल्म लगाएं, जो वो पौधों के लिए और फूल का कलर की मल्च फिल्म लगाई तो वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये ज्योति बसु ने पहले फोटोसिंथेसिस एक नई टेक्नोलॉजी लगाई थी, पौधे बात करते हैं आपसे, वो चीज़ को अब प्रूव कर रहे हैं ये लोग कि ऐसे कलर्स, जैसे शिमला मिर्च के लिए हरे रंग की मल्च फिल्म लगाते हैं, तरबूज के लिए लाल रंग की लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी के लिए लाल रंग की मल्च फिल्म लगाते हैं, तो कलर टू कलर अट्रैक्ट होकर और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, मतलब वो देख के हम कहते थे ना कि बचपन में, कि जब हम बच्चों को पढ़ाते थे कि पौधे जो हैं वो बात करते हैं, आप उनके पास जाइए तो वो खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, और जब आप उनको एक माहौल देंगे बड़े होने का तो वो एक अपनी पूरी क्षमता के साथ बड़े होंगे, और जो फल है वो फल का, यदि कोई वृक्ष है तो बड़े अच्छे फल आएंगे, फूल का है तो बड़े अच्छे फूल आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें, हमारी मेरे ख्याल से पारंपरिक चीज़ें जो हैं वो वापस से लौट रही हैं। और इसमें मतलब अब थोड़ा सा जो एजुकेशन का या जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है वो अब दिखने लगा है। लोग ले रहे थे पहले, पर अभी लोगों को मालूम नहीं था, अब अवेयरनेस आ गई है, और ये एग्जीबिशन के माध्यम से हम और इसके लाइव डेमो देंगे। एक पॉन्ड लाइनिंग और नई चीज़ आई है, कोई भी साइड पे आप तारपोलिन की पॉन्ड बना सकते हो, पॉन्ड बिछा देते हैं, पानी का बिल्कुल सीपेज नहीं होता और टेम्परेरीली वाटर स्टोरेज हो जाता है, कोई सी भी साइड पे, जंगल में जाके आप कर सकते हो इसको। सर हम एक प्रश्न और है, क्योंकि इंदौर से हैं और इंदौर में बैठे हैं, इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 आ गया है, क्या इंदौर ने ऐसा उदाहरण पेश किया है प्लास्टिक को लेकर के जो पूरी दुनिया में एक नई तरह से लोग उसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं उस चीज़ को? इसमें रिसाइकलिंग वाला ही पोर्शन जो नगर निगम ने अडॉप्ट किया है बहुत बड़ा फैक्टर है। वो पूरे इंडिया से लोग इंदौर में देखने आ रहे हैं कि कैसे रिसाइकलिंग प्लास्टिक का हो रहा है, और नालियाँ चौकनी हो रही है, और इंदौर में स्वच्छता का एकदम माहौल बन गया, और 7 सालों से बन रहा है कंटिन्यूसली। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कमिटमेंट है नगर निगम का भी और लोगों का भी, सबकी मिली जुली एक सिनर्जी बन गई है, तो विन विन सिचुएशन हो गई सबके लिए। तो अब पूरा देश इंदौर के मॉडल को देख रहा है प्लास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसाइकलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आखिरी सवाल सर, जो औद्योगिक पार्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लास्टिक का अभी फिलहाल औद्योगिक पार्क की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में, और क्या अभी इसको आगे देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में हम एसोसिएशन लेवल पे काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं प्लास्टिक क्लस्टर बनाने की। तो एक प्लास्टिक क्लस्टर गवर्नमेंट ने
भोपाल में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, तामोद में, वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक की इंडस्ट्री आएंगी। हमने अभी मांग की है गवर्नमेंट से कि इंदौर या पीथमपुर या उज्जैन रोड पे ये आइडल जगह है प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए। प्लास्टिक पार्क का क्या कल्चर है क्लस्टर का, कि उसी में रॉ मटेरियल वाले भी आ जाएंगे, रिसाइकलिंग भी आ जाएगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट वाले भी आ जाएंगे, लॉजिस्टिक्स वाले भी आ जाएंगे, और क्वालिटी सिपेट का भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का सेंटर आ जाएगा, तो टेस्टिंग भी वहीं हो जाएगी, हर प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मॉडल है वो, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है और बहुत सुविधाजनक है सभी के लिए। तो अभी जैसे ये एक पोर्शन आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इंडिया अभी तक 173 नंबर पे था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। मोदी जी के आने के बाद अब वो 69th पोजीशन पे आ गया है, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे और जल्दी हम लोग आ जाएंगे, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी ऑल अंडर वन रूफ। सरकार की कहीं ना कहीं चीज़ें मदद मिल रही है आपको? मदद मिल रही है। अब जो सरकारी में टाइम लगता है वो लगता है, कोई बात नहीं। तो जो आपने जानकारी दी मुझे लगता है लोगों को बड़ी काम आने वाली है। मैं सोचता हूँ ऐसा, काफ़ी मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तो वो शेयर करना चाहता हूँ। खैर, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो चीज़ें मुझे लगता है जो बताई हैं आपको, देखिए प्लास्टिक की जो दिमाग में भ्रांतियाँ हैं, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन उद्योगपतियों की भी बात कर रहा हूँ जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, या उस वीडियो को जो आप देख रहे हैं और समझ के चीज़ों को आगे जाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर नतीजे ज़रूर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा एक उद्योग है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा है, आम आदमी के रोज़मर्रा के दिनचर्या से जुड़ा है, और इसके अलावा देश के उद्योग को गति देने के लिए भी प्लास्टिक का बड़ा महत्व मुझे नज़र आता है। विशाल के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।